भारतीय इतिहास में 1857 सिर्फ एक साल नहीं, ये वो तूफान है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। कुछ लोग इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहते हैं, तो बहुत से इतिहासकार इससे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। आज हम इसी महान क्रांति की कहानी को परत दर परत समझेंगे और इसके हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारे आज के इस सफर में हम सबसे पहले क्रांति की पृष्ठभूमि को जानेंगे। फिर देखेंगे कि विद्रोह की पहली चिंगारी कैसे और कहां से भड़की और ये आग पूरे उत्तर भारत में कैसे फैली। हम अंग्रेजों के पलटवार को भी समझेंगे, विद्रोह के नतीजों पर बात करेंगे और आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें भी दोहराएंगे। देखिए, 1857 की ये क्रांति कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। ये तो 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के शोषण और जुल्म के खिलाफ लोगों के दिलों में सुलग रहे गुस्से का लावा था, जो बस फटने को तैयार था। अंग्रेजों ने दोहरी चोट की। एक तरफ लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने झांसी, अवध और सतारा जैसी कई रियासतों को एक एक करके हड़प लिया। राजा महाराजा अपनी गद्दी खो रहे थे, जिससे पूरे शासक वर्ग में जबरदस्त गुस्सा था। दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भारी भरकम लगान और कठोर टैक्स नीतियों ने किसानों की कमर तोड़ दी। और तो और ब्रिटेन से आने वाले सस्ते माल ने हमारे कारीगरों और छोटे उद्योगों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शासक बेबस हो गए और आम जनता दाने दाने को मोहताज। और बात सिर्फ जमीन और पैसे तक नहीं रुकी। अंग्रेजों ने हमारे समाज और धर्म पर भी हमला किया। ईसाई मिशनरियों का प्रचार और पश्चिमी तौर तरीकों का फैलाव लोगों को अपनी संस्कृति पर खतरे जैसा लगा। सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह जैसे कदम भले ही अच्छे इरादे से उठाए गए हों, पर लोगों ने इन्हें अपनी परंपराओं में सीधी दखलंदाजी माना। सेना में ये अफवाह फैल गई कि सिपाहियों को समुद्र पार भेजकर उनका धर्म भ्रष्ट किया जाएगा। मतलब चारों तरफ एक डर का माहौल था कि अंग्रेज सबको जबरदस्ती ईसाई बना देंगे। 100 साल से जो बारूद जमा हो रहा था, उसे भड़कने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बने अंग्रेजों की नई एनफील्ड राइफल के कारतूस। हुआ ये कि 1856 में सेना में नई एनफील्ड राइफलें आईं। इन राइफलों में जो कारतूस लगता था, उसे भरने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब सिपाहियों के बीच ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। आप जानते हैं, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। बस सिपाहियों को यकीन हो गया कि ये उनके धर्म को नष्ट करने की एक सोची समझी चाल है, और यही घटना इस महाविद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। इस अपमान के खिलाफ पहली बुलंद आवाज उठाई बैरकपुर की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक जांबाज सिपाही मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 उन्होंने उन चर्बी वाले कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया और गुस्से में अंग्रेज अफसरों पर हमला बोल दिया। उनका नारा मारो फिरंगी को देखते ही देखते क्रांति का नारा बन गया। इस बगावत की सजा उन्हें मौत के रूप में मिली और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की शहादत वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। मंगल पांडे की शहादत की ठीक एक महीने बाद क्रांति का बिगुल बजा मेरठ में। 9 मई को जब 85 सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया, तो अंग्रेजों ने उन्हें बेइज्जत करके जेल में डाल दिया। लेकिन अगले ही दिन 10 मई की शाम को उनके साथी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल के ताले तोड़े, अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों का खात्मा किया और दिल्ली चलो के नारों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ चले। मेरठ से निकली ये लहर जल्द ही एक सुनामी बन गई। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, एक एक करके पूरा उत्तर और मध्य भारत इसकी चपेट में आ गया। अब ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये एक जन आंदोलन बन चुका था। 11 मई की सुबह ये विद्रोही दिल्ली पहुंचे और लाल किले पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने बूढ़े हो चुके आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंद यानी हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। देखिए, भले ही उनका नेतृत्व सिर्फ नाम का था, पर उनके नाम ने इस विद्रोह को एक चेहरा दे दिया, एक पहचान दे दी। इसने अलग अलग लड़ रही ताकतों को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। बहादुर शाह ने भी हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश की। और ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं थी। दिल्ली में असली कमांड जनरल बख्त खान के हाथ में थी, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला हुआ था। कानपुर में नाना साहिब और उनके सेनापति तात्या टोपे अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के वीर कुंवर सिंह और बरेली में खान बहादुर खान, हर जगह से हर कोई इस जंग में कूद पड़ा था। इन सभी नायकों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहादुरी और बलिदान का प्रतीक बन गया।
जब अंग्रेजों ने उनकी रियासत हड़पने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनका ये एक वाक्य आज भी हम सबके लिए हिम्मत और स्वाभिमान की मिसाल है। विद्रोह की इस फैलती आग को देखकर अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। पंजाब से सेना बुलाई गई, नए सख्त कानून बनाए गए और एक एक करके विद्रोही इलाकों पर हमला बोला गया। अंग्रेजों का सबसे पहला और बड़ा निशाना थी दिल्ली, जो इस क्रांति का दिल थी। जॉन निकोलसन की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली को घेर लिया। 4 महीने तक खूनी संघर्ष चला और आखिरकार 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया। शहर में कत्लेआम मचाया गया। बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और देश निकाला देकर बर्मा के रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने गुमनामी में दम तोड़ दिया। दिल्ली का हारना विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। तो सवाल ये उठता है कि इतना जोश, इतनी हिम्मत के बावजूद ये क्रांति नाकाम क्यों हुई? इसकी कई वजहें थी। पहली, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया। दूसरा, हमारे पास एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। सब अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे, लेकिन कोई एक साझा रणनीति नहीं थी। हमारे सैनिकों के पास पुराने हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास बेहतर तोपें, बंदूकें और टेलीग्राफ जैसी तेज संचार व्यवस्था थी। और सबसे अहम बात, कई बड़ी रियासतों और पढ़े लिखे तबके ने इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी, जिसने हमें बहुत कमजोर कर दिया। भले ही 1857 की क्रांति अपने तात्कालिक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हमेशा के लिए हिला दी। इसके इतने गहरे और दूर तक जाने वाले परिणाम हुए कि भारतीय इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हो गई। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का पास होना। इस कानून ने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को जड़ से उखाड़ फेंका। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल का पद अब वाइसरॉय कहलाने लगा और वो सीधे ब्रिटिश सरकार को जवाबदेह हो गया। एक तरह से भारत अब आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन का गुलाम बन गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह से कई सबक सीखे। उन्होंने फौरन अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिक बढ़ा दिए गए। तोपखाने जैसे अहम विभाग सिर्फ अंग्रेजों के लिए रख दिए गए। उन्होंने फूट डालो और राज करो की अपनी सबसे खतरनाक नीति को और मजबूती से लागू किया, ताकि हिंदू और मुसलमान फिर कभी एक ना हो सके। साथ ही उन्होंने भारतीय राजाओं को अपने साथ रखने के लिए रियासतें हड़पने की नीति बंद कर दी और हमारे सामाजिक धार्मिक मामलों से भी दूरी बना ली। चलिए अब जल्दी से उन खास तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे का विद्रोह, 10 मई 1857 मेरठ से क्रांति की शुरुआत, 11 मई 1857 दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा, सितंबर 1857 अंग्रेजों का दिल्ली पर दोबारा कब्जा और आखिर में 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। मुख्य नेता और उनके केंद्र भी याद रखिए। दिल्ली से जनरल बख्त खान, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो बाद में भारत का पहला वायसरॉय बना। तो संक्षेप में, तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, जिसका नतीजा हुआ एक बड़ा विद्रोह। और जो 100 साल का शोषण था, उसका नतीजा हुआ कंपनी राज का खात्मा और ब्रिटिश राज की शुरुआत। और सबसे बड़ी बात, इस क्रांति ने ही भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए। भले ही 1857 का संग्राम को चल दिया गया, लेकिन इसने आजादी की जो लौ जलाई थी, वही 90 साल बाद 1947 में भारत की आजादी का सूरज बनकर उभरी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही रोचक और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।